नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सब जानते हैं कि आज है संडे और संडे स्पेशल की क्लास में यहाँ पर आप सब के लिए देख पा रहे होंगे रीजनिंग का मिक्स प्रैक्टिस सेट संडे स्पेशल, और ये 12 PM से आज चलता है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो आप सबकी क्लास है दोस्तों, ये वीडियो UPSI और UP पुलिस की क्लास है। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी लोग बेटा जल्दी से जुड़ जाइए। सभी बच्चों को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपका जो है ये वीडियो स्पेशल होगा, UPSI स्पेशल होगा और पुलिस स्पेशल होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर रीजनिंग अगर आपको अच्छे लेवल में देखने को मिलती हो तो ये वीडियो का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, UPSI का एग्जाम हो, इन सब एग्जामों में आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज आप उसी के लिए तैयार हो जाइए। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को बेटा एक बार फिर से एक बार गुड आफ्टरनून। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और इस क्लास को, इस सेशन को मैं बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करने वाला हूं और क्वेश्चनों का लेवल आपके लिए बढ़िया बेहतरीन मिलने वाला है। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर जैसे आप सब रोज देते आए हैं आज भी आपको वैसे ही करना है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से। तो सेशन से पहले आप सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को बेटा लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं अब आगे पॉइंट की ओर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो री एग्जाम, इस समय सबसे ज्यादा टारगेट में वीडियो का एग्जाम चल रहा है। री एग्जाम इतना बड़ा मात्रा पे एग्जाम होने वाला है कि आप समझ सकते हैं कि 14 लाख फॉर्म पड़ा है और 14 लाख में कम से कम 10 से 11 लाख बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो वीडियो री एग्जाम टॉप 15 मॉक टेस्ट आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। जितने बच्चे हैं जो वीडियो का री एग्जाम देना चाहते हैं तो टॉप 15 मॉक टेस्ट में विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ, मतलब ये नहीं कि आपको टेस्ट करा दिया जाएगा, टेस्ट कराने के बाद आपका कितना स्कोर हुआ वो बताने के बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसका जो है सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा कि एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो। ठीक है ना। तो अगर आप इस टॉप 15 मॉक टेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मात्र 349 रुपए में यहां पर देख पा रहे होंगे। तो मात्र 349 रुपए में आपको टॉप 15 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो यहां पर आप सब देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर पहला आप सबके लिए स्टार्ट हो गया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाए सभी लोग और इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, और एक एक क्वेश्चन आपको जो है बढ़िया से ध्यान देना है और सॉल्यूशन बताते हुए आगे बढ़ना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से। कह रहा कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करना है। तो नीचे आपके पास 4 विकल्प हैं, गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया में से आपको बताना है कि इनमें से कौन विषम होगा, गैंडा होगा कि शेर होगा कि बाघ होगा कि भेड़िया होगा। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग बोलिए। गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया में से क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों जल्दी से बताइए। यहां पर देख पा रहे हो गैंडा, शेर, बाघ और भेड़िया। तो अगर ध्यान से अगर देखें आप सभी लोग, अगर ध्यान से आप सभी लोग देखें तो शेर, बाघ और भेड़िया ये सारे के सारे क्या है, मांसाहारी जानवर हैं। मांसाहारी जानवर है, लेकिन गैंडा एक क्या होता है, शाकाहारी जानवर होता है। इसलिए इन सब से क्या हो जाएगा, गैंडा अलग हो जाएगा। और अगर आपने गैंडे का बिल्कुल लगाया है तो आपका आंसर सही है। वैसे भी बहुत ही आसान सा प्रश्न था, छोटा सा आपको प्रश्न था भाई, शेर, बाघ, भेड़िया सभी ये मांसाहारी है, लेकिन गैंडा आपको पता है कि एक शाकाहारी जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा। बताइए इनमें से कौन विषम होगा, गलत नहीं करना है। बोलो, जिम कार्बेट, रणथंभौर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा में क्या डिफरेंट होगा, बोलिए जल्दी से। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। देखो जिम कार्बेट की अगर बात करें तो जिम कार्बेट क्या है, एक वन्य जीव अभयारण्य है। रणथंभौर एक वन्य जीव अभयारण्य है। बांधवगढ़ भी एक वन्य जीव अभयारण्य है। लेकिन तुंगभद्रा एक दक्षिण भारत की नदी है। तुंगभद्रा एक दक्षिण भारत की नदी है, वो सब वन्य जीव अभयारण्य है। इसलिए ये सब क्या होगा, तुंगभद्रा एक नदी है, इसलिए इन 4 तीनों में से क्या होगा, ये अलग होगा, विषम होगा। और विषम को ही हमें पहचानना
था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो दूसरे का डी होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भैया। अब यहां पर आपको जो है ये जो प्रश्न है वेन डायग्राम का प्रश्न है, तो आपको जो है पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा और जब वेन डायग्राम बनाएंगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। करा कि 38 छात्रों में, तो देखो पहले 3 डायग्राम बना लो, 3 खौने बना लो सभी लोग। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। करे 18 छात्र क्रिकेट, तो ये आपका क्रिकेट का हो गया। 20 छात्र फुटबॉल, तो फुटबॉल का हो गया। आगे बोल रहा है चेस पसंद करते हैं, तो ये जो गैप हो गया है चेस का हो गया। किसका हो गया? चेस का हो गया, ठीक है ना। ये किसका हो गया? चेस का हो गया। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। क्रिकेट, फुटबॉल और चेस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें से आपको ध्यान देना है। किसने प्रश्न ने कहा कि 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। 15 क्या पसंद करते हैं? चेस पसंद करते हैं। अब यहां से 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। प्रश्न ने कहा कि 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। आपको ध्यान देना है। तो 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, ऐसा प्रश्न ने कहा है। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। इसने प्रश्न ने कहा है कि 7 जो छात्र हैं वो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, पहले इसको रख लो। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। 6 छात्र केवल क्या करते हैं? चेस पसंद करते हैं। पहले इसको फिलअप कर लीजिए। और फिर कह रहा है कि कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, ऐसा प्रश्न बताया है, ठीक है। अब आपको यहां पर ध्यान देना है। प्रश्न कहा है कि 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। तो 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 क्या करते हैं? फुटबॉल भी पसंद करते हैं। उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो 8 में से 3 कम कर दो, कितना बचेगा? 5। तो 5 छात्र ऐसे होंगे जो क्रिकेट और चेस पसंद करेंगे। 5 छात्र ऐसे होंगे जो क्रिकेट और चेस पसंद करेंगे, ये बात आपको ध्यान देना है। अब उनमें से कहा है कि 3 जो है फुटबॉल पसंद करते हैं। उनमें से 3 जो है क्या करते हैं? फुटबॉल भी पसंद करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आगे आ जाओ। कह रहा है कि यहां से अगर देखा जाए इतना हमने भर लिया। अब इसमें से देखो कह रहा है कि 3 जो है फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो आपको जो ये ध्यान देना है कि 3 जो है फुटबॉल भी पसंद करते। टोटल जो है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 20 है। ये ध्यान देना है कि टोटल फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 20। और उनमें से जो है क्या है कि 3 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि 3 जो है फुटबॉल भी क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो यहां से आपको 3 यहां पर रख लो भाई कि 3 जो है फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं और उनमें से 3 जो है फुटबॉल भी पसंद करते हैं, ये हमारा हो गया। कह रहा है कि 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि चेस, तो चेस की अगर बात करें, अब यहां पर फुटबॉल की अगर बात किया जाए तो फुटबॉल की अगर हमने बात कर ली। अब इसके बाद बचा क्या? ध्यान से देखो, उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, ये भी हमने बना लिया। अब यहां से आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम ध्यान दें तो यहां पर देखो 7 3 10 और 10 5 15, 7 3 10 10 5 15 ये हो गया। तो 7 3 10 10 5 15, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3। तो 3 छात्र ऐसे होंगे जो सब कुछ पसंद करेंगे। और यहाँ पर कितना होगा? 6 5 11 11 3 14, 6 5 11 11 3 14 और 14 और कितना हो जाएगा? 6 5 11 3 14, 14 और 1 15, तो यहाँ पर 1 bचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 थे टोटल। अब इसके बाद 3 3 6 और 1 7, तो 3 3 6 और 1 7, तो यहाँ कितना बचेगा?
13 बचेगा। तो फुटबॉल, तो ये हमने निकाल लिया। अब प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, तो केवल फुटबॉल पसंद करने की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, इनडायरेक्टली चीजें बता रहा था। तो यहां से हमने देख लिया कि यहां पर केवल फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या यहां पर 13 आ जाएगी। तीसरे का बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, 13, ठीक है, तीसरे का बी आपका 13 सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसने कहा था कि 38 छात्र की कक्षा में 18 क्रिकेट पसंद करते हैं, हमने रख लिया था। 20 फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 चेस पसंद करते हैं। फिर इसके बाद उसने जैसा जैसा बताया उसको हम क्या करते गए, फिलअप करते गए। तो तीसरे का भी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। करा एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र बांसुरी बजा सकते हैं? सेम टू सेम प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, गलत ना होने पाए। सेम टू सेम प्रश्न है, अगर सही कर ले जाएंगे तो इसका मतलब है पहले वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा, तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। बोलो बेटा। करा कि एक कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, कितने छात्र, 12 छात्र। चलो आ जाओ बनाते ही। तो पहले 3 ठो आपको जो है सर्कल कंप्लीट करना है। ये हो गया 12 छात्र बांसुरी, तो ये बांसुरी का हो गया। आप लोग भी बनाते चलिए अपना, ठीक है। 12 छात्र बांसुरी, 11 गिटार बजा सकते हैं। गिटार की जो संख्या है, गिटार की जो संख्या वो कितनी है, 11 है। 11 छात्र गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं। तो वायलिन बजाने वालों की संख्या, वायलिन बजाने वालों की संख्या कितनी है, 10 वायलिन बजा सकते हैं। तो 10 है, यहां पर कितना है, 10 वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है। तो 10 दोस्तों वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से इतना हमने फिलअप कर लिया। कहे 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। तो 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। तो बांसुरी और गिटार में आपको ध्यान देना है कि आपको यहां पर 6 लिख लेना है, ठीक है। 6 छात्र बांसुरी और गिटार भी बजा सकते हैं और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी। तो यहां पर फिर हटाओ इसको 6 को, ठीक है। तो 3 यहां पर आएगा क्योंकि 3 छात्र क्या करते हैं, वायलिन भी बजा सकते हैं ना। तो 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। कह रहा है कि 3 छात्र केवल गिटार, तो 3 छात्र केवल गिटार बजा सकते हैं, ये हो गया। 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। ये हमने फिलअप कर लिया। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको पहले फिलअप करते जाओ। अब यहां पर ध्यान से समझना है हमें कि जैसे प्रश्न इतना बता दिया, अब कह रहा है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। तो 6 छात्र, प्रश्न कहा कि 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, ऐसा हमने देखा। और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं और उनमें से जो है 3 छात्र क्या कर सकते हैं, वायलिन भी बजा सकते हैं ना। उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। तो 3 छात्र ऐसे होंगे जो तीनों बजाएंगे, 3 छात्र ऐसे होंगे जो वायलिन भी बजाएंगे। तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 3 6 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कह 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो 3 छात्र केवल गिटार और 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना था, 11। तो 3 3 6 3 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। इसको फिलअप कर लो, पहले टोटल 11 था। तो 3 3 6 3 9 और 2 11, इतना हो गया। अब इसको देखो, 4 3 7 2 9, 9 और 1 10, यहाँ पर 1 आ जाएगा। बांसुरी की बात करें 3 3 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सारा हमने क्या कर लिया, फिलअप कर लिया। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, तो केवल बांसुरी बजाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। केवल बांसुरी बजाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो गई। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, ध्यान से समझेंगे तभी प्रश्न हो पाएगा। बिल्कुल डिफरेंट तरीके के प्रश्न है और 2 प्रश्न मैंने आपको जानबूझ के ऐसे रखा था कि अगर एक अगर नहीं होगा तो दूसरे से आप चीजों को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। एक आपको समझना था, दूसरा आपको करना था। तो जिन बच्चों ने 5 आंसर दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, चौथे का बी। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, कर नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या, तो बताओ इसमें टोटल आयत कितने बनेंगे।
गलत मत करना भैया, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 7 बनेगा, आपको बताना है। आयतों की कुल संख्या आपको बताना है कि इसमें कितने आयत बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 5 बनेगा या 7 बनेगा। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गलत नहीं करना है आप सभी लोगों को। भाई देखो, आयत की बात किया जाए तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो एक ही बड़ा सा आपको आकृति दिख रही होगी और बाकी कहीं आयत है ही नहीं है, और बाकी कहीं आयत है नहीं। एक आयत ये बना, एक ये बना और एक ये बना, एक ये 2 और ये बड़ा वाला 3, तो फाइनली 3 1 और 2 को जोड़ो। नियम क्या कहता है, 1 और 2 को जोड़ दो तो यहाँ पर 3 आयत बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5वें का बी। और बाकी देखो इनसे त्रिभुज बन रहे हैं लेकिन आयत का निर्माण नहीं हो रहा, इससे त्रिभुज बन रहे हैं लेकिन आयत का निर्माण नहीं हो रहा, इसलिए 5वें का बी वाला सही हो जाएगा, 5वें का बी वाला सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि कॉम्बो ऑफर मात्र 380 रुपए में स्टार्ट हो चुका है और इसमें संपूर्ण अध्ययन सामग्री की बुक मिलेगी जो यूपी SSC पेट का जो आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो संपूर्ण अध्ययन सामग्री की बुक है, प्रैक्टिस सेट के साथ आप सबको जो है अवेलेबल की जा रही है। ठीक है, मात्र 380 रुपए में। यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे फ्री होम डिलीवरी आपको जो है, मतलब ऑर्डर चार्ज आपको जो है नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, यूपी SSC पेट का जो महाबचत ऑफर के साथ एक बैच आपका शुरू है, इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसमें जो है जो फीस रखी गई थी उसमें आपको कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसमें आप जुड़कर कुछ डिस्काउंट आपको पता चलेगा, वहीं पर जाकर के कितना दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ और इसमें बताना है कि टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी बनेगी। बताइए टोटल ट्रायंगल की संख्या क्वेश्चन नंबर 6 में कितनी बनेगी, आपको बताना है कितने ट्रायंगल बनेंगे टोटल, बताइए जल्दी से। नीचे दी गई आकृति में त्रिकोण की कुल संख्या, मतलब त्रिभुजों की कुल संख्या आपको बताना है कि त्रिभुजों की कुल संख्या क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो 14, 16, 18 और 20 आपके सामने है। 14, 16, 18, 20 में इसमें बताइए त्रिभुजों की कुल संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो अगर त्रिभुजों की कुछ संख्या बनानी है तो यहां से कितने त्रिभुज बनेंगे आपको ध्यान से देखना है। देखो दोस्तों, अगर इस वाले को देखें तो इसमें 3 त्रिभुज है, इस वाले में देखें तो इसमें 3 त्रिभुज है, और इस वाले में देखें तो इसमें 3 त्रिभुज है। तो 3, 3, 6, 3, 9, तो ये बन गए 9 ट्रिंगल, ये बन गए। और इसके बाद एक बड़े वाले ट्रिंगल से देखिए ध्यान से, अगर यहां से इस बड़े वाले ट्रिंगल से अगर ध्यान से देखें तो एक बड़ा वाला और 20 से पार्टीशन करें, 1 और 2 इधर, तो 9 और 3 कितना हो गए 12 ट्रिंगल। कितने हो गए 12 ट्रिंगल। अब आपको ध्यान देना है कि क्या इसमें से और भी ट्रिंगल बनाए जा सकते हैं, आपको यह बताना है। बताइए जल्दी से, क्या इसमें से इनके सिवा और भी ट्रिंगल का निर्माण किया जा सकता है क्या, आपको बताना है। तो अगर ध्यान से आप सब देखें, अगर ध्यान से आप सब देखें तो एक ट्रिंगल ये बनेगा, यहां से लेकर यहां तक एक ये बनेगा, यहां से लेकर यहां तक एक ये बनेगा। तो 12 और 2 कितना हो गए 14, 12 और 2 कितना हो गए 14 ट्रिंगल बन गए। कितने बन गए 14 ट्रिंगल। तो यहां पर अभी और कुछ बनेगा, ध्यान से बताओ, क्या अभी और कुछ यहां से बन सकता है क्या ट्रिंगल की संख्या। बोलो बेटा, क्या और भी यहां से ट्रिंगल बना सकते हैं। 12, 2, 14, कुछ तो बन रहा है, बोलो। हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए। पहले इसको हटा लेते हैं जिससे समझ में आए। 14 हमको मिल गए हैं। अब देखो यहां से इसको तो हमने काउंट कर लिया था, लेकिन यहां से यहां तक इसको हमने काउंट नहीं किया था। इसको हमने काउंट किया इसको, लेकिन ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किया, ये वाला ट्रायंगल हमने काउंट नहीं किया था। अगर एक इधर से बनेगा तो एक इधर से भी बनेगा, ठीक है ना, एक इधर से भी बनेगा, तो 2 ट्रायंगल और बनेंगे। तो 12, 2, 14, 2, 16, तो फाइनली 16 ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आएगा। टोटल 16 ट्रायंगल बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे 16 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, टोटल 16 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 का दूसरा सही हो जाएगा, टोटल 16 ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा।
बोलिएगा। कह रहा है कि एक मानक पासा वह होता है जिसके विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। बिल्कुल, विपरीत सतहों का योगफल मानक पासा का कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा हो सकता है। मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। उसी के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया। कह रहा कि किसको मोड़ दिया जाए कि जिससे एक मानक पासा का रूप ले ले। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा और गलत नहीं बताना है, ध्यान दीजिएगा। आ जाओ देखते हैं। तो ध्यान से अगर देखें यहां पर तो देखो यहां पर मानक पासा के दो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। आप लोगों के आंसर आना शुरू हो गए होंगे। इसको देखो, ये इसका विपरीत है तो 2 का अपोजिट क्या है? 5 है, तो 5 2 7 हुआ। लेकिन 4 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 6, तो 6 4 10, तो ये तो मानक पासा नहीं हो सकता। इसमें आ जाओ, अगर इसमें ध्यान से देखें तो 2 का अपोजिट 5 है, 2 और 5 7 हो गया। 1 का अपोजिट 6 है, 6 और 1 7 हो गया। 4 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 3 है, 4 3 7 होगा, ये एक मानक पासा होगा। इसमें देखो 6 और 1 7 बना लिया और 2 और 3 5 हो गया, ये भी एक मानक पासा नहीं होगा। इसको देखो 1 और 6 7 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 5 और 3 8 हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है, ये भी एक मानक पासा नहीं होगा। तो सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। उसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक मानक पासा है, तो मानक पासे का जो जवाब होगा वो सेकंड वाला होगा। ठीक है, मानक पासे का जो जवाब होगा वो सेकंड वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से। प्रश्न बोल रहा है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। चलो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे प्रश्न को पढ़ते चलो और इसका आंसर देते चलो भाई। जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बोलो जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। उसी के आधार पर जो है प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब बताओ, गलत मत करिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। ठीक है, और इसके बाद घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में। मान लो सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, ये हो गया यहां से, ये उसका होम है, ये सुमन का होम है। ध्यान से बनाते चलो। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। तो यहां से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गई। कितना गई? 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। ध्यान से देखते चलिएगा, प्रश्न का अच्छा लेवल होगा, जब सही से करेंगे तभी आंसर मिलेगा। ठीक है, करा कि 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई, फिर 90 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में। अब यहां से वो क्या करती है कि 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ती है। ठीक है, और इसके 90 डिग्री घड़ी की विरुद्ध दिशा मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी चली। कितना किलोमीटर? अब यहां से 90 डिग्री, देखो यहां से घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, तो यहां से घड़ी की विपरीत दिशा में लेफ्ट मुड़ गई। कितना? लेफ्ट, और 90 अंश का कोण बनाती हुई। तो वैसे भी एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री ही होता है। यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये देखो बना दिया उसने। 90 अंश लेफ्ट मुड़ गई और घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में, और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर। कितना चली है वो? 15 किलोमीटर, और एक झील तक पहुंचने के लिए, ये मान लो एक झील है, ये क्या है? एक झील है। झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी, मतलब ये उसका होम था, ये झील है, तो उसके घर से झील की जो लघुत्तम दूरी है, न्यूनतम दूरी, वो आपको पता करनी है। ठीक है, ये आपको पता करनी है। तो इसको बेटा x मान लो।
इसको x मान लो आप सभी लोग, तो x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 225 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। बोलो 64 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, 5 4 9 हो जाएगा, और 6 2 कितना होगा 8, 6 2 8, और यहाँ पर कितना होगा 2 289। एक्स स्क्वायर बराबर 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो ये जो लघुत्तम दूरी आएगी 17 किलोमीटर, और 17 किलोमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 8वें का तीसरा सही जवाब होगा 17 किलोमीटर। आंसर देते चलो, आपस में बात करते रहते हो, कम से कम कभी तो सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। चलो बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8वें का तीसरा, 8वें का तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है ना। हर समय जो है मजाक के मूड में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर नुकसान हो जाता है, ठीक है। देखो जैसी मेंटलिटी बनाते हैं वैसे दिमाग काम करता है। अगर हम क्लास में बैठकर हर समय मजाक के मूड में रहेंगे ना, तो फिर हमारा दिमाग वही चलता रहता है, क्या वो क्या मजाक करते हैं, क्या मजाक करते हैं, इस तरीके से दिमाग चलता रहता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ जल्दी से। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। इसी प्रकार मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, वो अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ गया, अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी बताना है। बताइए लघुत्तम दूरी कितनी आ जाएगी, बोलो जल्दी से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से, और कोशिश करिएगा गलत ना होने पाए। प्रश्न कह रहा है कि दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। चलो यहां पर बनाते हैं। मान लो दीपक का कार्यालय है, और यहां से अपने कार्यालय से निकलता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। फिर यहां से वो क्या करता है, बाईं ओर मुड़ गया, कहां मुड़ गया, बाईं ओर, और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। कितना चला, 12 किलोमीटर चला, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, दीपक की। ये यहां से दीपक जा रहा है, ठीक है, अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो ये उसका घर है, ये उसका क्या है, घर है। और यहां से कहां से चला था, वो अपने ऑफिस से चला था। कहां से चला था, अपने ऑफिस से, ठीक है। ये उसका ऑफिस है, ये ध्यान दीजिएगा, ये उसका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि मदन, अभी तक दीपक चल रहा था, अब मदन की बात कर रहा है। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, इसी कार्यालय में ऑफिस में काम करता है, वह अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। भाई यहां से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर तो इस साइड आएगा, यहां से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया, ठीक है ना, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया, ये हमने बना लिया। पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। यहां से वो बाईं ओर मुड़ता है तो नीचे की ओर आएगा, यहां से वो बाईं ओर मुड़ता है नीचे की ओर आएगा, और अपने घर तक पहुंचने के लिए कितना चलता है, 12 किलोमीटर। तो ये उसका मान लो घर है, ये उसका क्या है, घर है। समझ आया कि नहीं आया, ये उसका घर है, ठीक है। घर चल, दीपक और मदन के घर के बीच की, तो दीपक और मदन के घर के बीच की लघुत्तम दूरी बताना है। तो लघुत्तम दूरी अगर बताना है दोस्तों, तो ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि आपसे ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली दूरी पूछ रहा है, उनकी घर की लघुत्तम दूरी बताइए, ये वाली। अब बताओ ये वाली दूरी क्या होगी। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए आपको जो है पहले ये दूरी और ये दूरी, तो पूरा यहां से यहां तक बताना है। अगर मान लो ये एक त्रिभुज बन गया, यहां से अगर ध्यान से अगर आप सब देखेंगे तो ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से, ये एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा आप सभी को, इस प्रकार से एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है। वही इसी प्रकार से ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये 5 है, ये 12 है, और ये भी 5 है, ये भी 12 है। तो एक बार डिस्टेंस निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर मान लो, इसको एक्स मान लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 4 9 4 2 6 169 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है 13, तो ये भी डिस्टेंस हो जाएगी 13। तो 13 और 13 कितना हो जाएगा, 26। तो लघुत्तम दूरी जो न्यूनतम दूरी आएगी वो 26 किलोमीटर आएगी। कितनी आएगी, 26। और 26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। 26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 9वें का तीसरा सही जवाब हो जाएगा, 9 का तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं था, डायग्राम को बनाना था और न्यूनतम दूरी हमें निकालनी थी, और ये सब आप सबको जो है आना चाहिए, ठीक है। आओ चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा।
आप सबको बताना है। करा कि नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृतियों के समान होगा। मतलब जल और दर्पण दोनों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसका जल और दर्पण दोनों एक जैसा होगा, कोई परिवर्तन। जल वृत्त बनाएंगे तब भी वही आकृति और दर्पण बनाएंगे तब भी वही आकृति। ऐसा कौन सा डायग्राम होगा आपको बताना है। बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई। तो कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किसका जल और, देखो इसका अगर बनाएंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब तो ठीक रहेगा लेकिन जल प्रतिबिंब चेंज होगा, एक जैसा नहीं होने वाला। इसका भी चेंज हो जाएगा, एक जैसा नहीं होने वाला। इसका भी देखो, तो इसका और इसका ध्यान से देखना, तो इसका और इसका ध्यान से देखेंगे तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा तो परिवर्तन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब इसका हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये कोना देखो ऊपर है और ये कोना अंदर की ओर है, तो ये नीचे चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो पूरी आकृति पूरी की पूरी समान है, तो इसका जल बनाओ और चाहे दर्पण बनाओ चेंजमेंट नहीं होगा, तो चौथा वाला सही होगा। तो नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृतियों से समान होगा। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो चौथा होगा। 10वें का जो आंसर आएगा वो चौथा होगा। क्लियर है ना। तो 10 का चौथा वाला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में चलने से पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नया बैच बच्चों प्रारंभ हो चुका है और इस बैच के बारे में आप सब बढ़िया से जानते हैं कि इसमें एक कूपन की व्यवस्था दी गई है। अगर आप इस कूपन को अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, जो बच्चे टीचिंग की तैयारी करते हैं इनको सुपर टेट देना है तो सुपर टेट का बैच 5.0 स्टार्ट हुआ है। इसमें से आपको जो है वीडियो क्लास है, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल के साथ में पूरा कंप्लीट पैकेज में बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आ गया डाइस का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। बताते चलो जल्दी जल्दी भैया इसका जवाब क्या होगा, गलती नहीं होनी चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा। कह रहा कि नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है। उस कागज के अंक बाहर की ओर दिखाई दे इस रूप में मुड़कर एक पासा बनाया गया है। बताइए इसका पासा क्या, कौन सा पासा इसका बनेगा। बोलो जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। गलती ना होने पाए इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए सभी लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो पहले हमें एक पासा इसको मोड़ के बनाना है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 का अपोजिट 6 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 4 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अपोजिट निकाल लिया। और अगर इसको मोड़ेंगे तो विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकता। 3 6 जहां आया होगा वो पासा नहीं बनेगा। तो 3 6 कहीं आया यहाँ पर, तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला डाइस नहीं बन सकता। 4 2 अगर साथ में आया होगा तो डाइस नहीं बन सकता। 4 2 कहीं आया है साथ में, नहीं आया। 1 और 5 कहीं साथ में आया है, नहीं आया। तो 1 और 5 भी साथ में नहीं आया। तो कह रहा अब इसमें से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना पड़ेगा। तो सिर्फ हमारा जो है एक ही डाइस निकला है अपोजिट सर्कल से, अब क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो 1 2 6, तो 1 2 6 की अगर बात करें तो 1 2 6 पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इसमें देखो 5 4 6 की बात करें, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 4 6, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 4 5 6, ठीक है, 5 6 4 बनेगा। 5 6 4 बनेगा। कैसे बनेगा, मैंने कहा था कि इस वाली आकृति को आप उठा के यहां ला सकते हैं और इस वाली आकृति को आप उठाकर यहां ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लो 6, तो 5 4 6 बनेगा। तो इसका ये वाला सही जवाब होगा, सी वाला। ठीक है, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज पर सामने की ओर अंक चिन्ह अंकित किए गए हैं और पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं है। उस कागज के अंक बाहर की ओर, मतलब कुल मिलाकर इससे एक पासा बनाना था। मैंने कहा था कि ये इसका पड़ोसी होता है। इसको और इसको आप उठाकर कहीं भी लगा सकते हैं। तो इसको उठाकर हम 6 को यहां लगा लिए और 4 को उठाकर हमने यहां पर लगा दिया। 4 को उठाकर हमने यहां पर लगा दिया। तो देखो 5 से आपको क्लॉकवाइज मेंटेन करना था, तो 5 6 4 का क्लॉकवाइज मेंटेन होगा। यहां से भी देखो 5 6 4 जा रहा है और यहां से भी 5 6 4 जा रहा है। तो इसका मतलब ये वाला क्या करेगा, सही हो जाएगा। और ऐसा प्रश्न मैं पहली बार नहीं करा रहा हूं, इससे पहले भी कई बार आप सबके सामने ऐसे प्रश्न आते रहे। आइए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा। करा कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है। मधुमेह हो गया उसको ना, इंसुलिन की कमी कारण होता है। तो कह रहा कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से कौन सा अनुमान अंतर्निहित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बोलो इसका आंसर क्या है। अब कोशिश करना है कि गलत ना होने पाए। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जल्दी से। देखो उसने क्या प्रॉब्लम क्या बताई है कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं। भाई आइसक्रीम में चीनी होती होगी तभी तो ऐसा बोल रहा है ना, वो मीठी होती है वो। अब देखो आइसक्रीम में कम चीनी होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। भैया अगर मदद मिली होगी मधुमेह के प्रभाव को कम करने में, तो फिर आइसक्रीम कम आइसक्रीम खा रहा हो तो आइसक्रीम कम क्यों खाता, फिर वो ज्यादा खाता। दूसरा, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है जो मधुमेह को बढ़ाता है। ऐसा किसने कह दिया भाई कि आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, कि आइसक्रीम खाने चीनी का स्तर अगर कम हो जाएगा तो मधुमेह को क्यों बढ़ेगा। आइसक्रीम में चीनी होती है, हाँ बिल्कुल, इसलिए कम आइसक्रीम को उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। बिल्कुल ये बात सही है, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम का उपभोग करने से, भाई कम आइसक्रीम अगर खाओगे तो चीनी का सेवन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय है ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कम मात्रा में आइसक्रीम का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये बात गलत है कि आइसक्रीम से मतलब मधुमेह सही हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो तीसरा वाला सबसे सॉलिड आंसर आएगा, होगा 12 का तीसरा वाला। ठीक है, 12 का तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ो और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जिस प्रकार बुक का संबंध रीड से, जिस प्रकार बुक पढ़ी जाती है उसी प्रकार स्पीच क्या की जाती है। बोलो भैया, उसी प्रकार स्पीच क्या दी जाती है, सुनी जाती है। भाई जिस प्रकार बुक को पढ़ा जाता है उसी प्रकार स्पीच को क्या किया जाता है, सुना जाता है, लिसन किया जाता है ना। लिसन देखो लिखा हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं था। तो इसका संबंध बताना था, तो बुक का संबंध जो रीड से था, जिस प्रकार बुक जो है पढ़ी जाती है उसी प्रकार स्पीच सुनी जाती है। सुनी मतलब लिसन, लिसन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो 13 का तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से। कहा कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं तो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, सुरेखा के पति हैं जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, बताइए। कोमल जो है सोनम से कैसे संबंधित है, आप सबको आंसर बताना है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। करा कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। आज यहां बनाते हैं, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। तो सुमन की बेटी कौन है, कोमल। ये बना, ठीक है ना, ये बन गया। प्रश्न ने कहा कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, कोमल सुमन की बेटी है और सोनम और सोनम श्री कमल की बेटी है, और जो सोनम है श्री कमल की बेटी है। ठीक है, यदि राजा राम सुमन के ससुर, यदि राजा राम सुमन के ससुर, तो राजा राम सुमन के ससुर कब होंगे, जब सुमन का कोई पति होगा। पति का नाम तो नहीं पता हमें, और इसके जो है पिता होंगे राजा राम। ये हो गया राजा राम, इसको जोड़ लिया हमने, जहां से जुड़ेगा वहां से जोड़ लेंगे। कह रहा कि यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति है, तो मतलब राजा राम की पत्नी जो हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, सुरेखा। ये हो गया। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति है जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, तो सुरेखा मां किसकी, कमल की। तो इसका एकमात्र बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि जो कमल है वो सुमन का पति हो जाएगा। भाई इसका नाम हमें नहीं पता था, ये बना लिया हमने। एकमात्र बच्चे कमल की मां। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, आपको बताना है कि कोमल जो है सोनम से कैसे संबंधित है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है बताना है।
कोमल सोनम से कुछ तो मिस हो रहा है। कह रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम कमल की बेटी है, और सोनम जो है कमल की बेटी है। अब ये स्टेप मिस हो रहा था, सोनम कमल की बेटी है, तो सोनम जो है कमल की बेटी है, ये स्टेप मिस हो जा रहा था। तो मतलब सोनम अब कोमल आपस में बहनें हो जाएंगी, ठीक है ना। अब बताओ कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, तो कोमल जो है सोनम से कैसे संबंधित है, तो कोमल जो है सोनम की क्या है, बहन है। अब मिला कि नहीं मिला, कोमल सोनम की क्या है, बहन है। ये स्टेप छोड़ दिया था हमने। और सोनम श्री कमल की बेटी है, तो कमल की बेटी कौन है, सोनम, और कमल की पत्नी कौन है, सुमन। सुमन की पुत्री कौन थी, कोमल। तो भाई जब कमल और सुमन आपस में पति पत्नी हैं, तो सोनम और कोमल दोनों की पुत्रियां हो जाएंगी। सोनम और कोमल दोनों आपस में क्या है, बहन है। तो कोमल सोनम से कैसे संबंधित है, तो कोमल सोनम की क्या है, बहन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 में बनाओ इसको। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए हैज बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए का बेटा है, ए डॉलर बी का मतलब है बी ए की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है, विकल्पों से चुने। बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, आप सबको बताना है। बोलो जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होगा। ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, बोलिए इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सबको बताना है। आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखो करा कि यदि a प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, यदि a प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो यहां से आ जाओ। आर हैज पी, पहले हैज का मतलब देखो, हैज का मतलब क्या है, ए हैज बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो आर भाई है पी का, ऐसे बना लो, ठीक है। अब प्लस का मतलब ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, तो पी पति है क्यू का, तो पी पति है क्यू का, तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी। अब एट द रेट का ए एट द रेट का बी का ए एट द रेट बी का मतलब बी ए का बेटा है, तो एस बेटा है क्यू का, तो एस बेटा है क्यू का, ये हो गया एस बेटा है क्यू का। अब डॉलर का मतलब देखो, ए डॉलर बी का मतलब है बी ए की बेटी है, तो बी ए की बेटी है, तो टी बेटी है एस की, तो टी बेटी है एस की, ये बनेगा डायग्राम, ठीक है। अब यहां बताओ आर एस के दादा हैं, तो आर एस के दादा हैं क्या, ठीक है, आर एस के दादा हैं। तो देखो ये इसके क्या है, पिता, और पिता का भाई, तो दादा नहीं चाचा बनेगा। पी टी का चाचा है, तो पी टी का चाचा नहीं दादा बनेगा। एस पी का पोता है, एस पी का पोता है, गलत है, पुत्र है। टी क्यू की पोती है, अब सही है, टी जो है पोती है क्योंकि इसका पुत्र है और पुत्र की पुत्री है, तो पोती आएगी। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, 15 का चौथा की टी क्यू की पोती है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टी क्यू की पोती है, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में चलने से पहले, क्वेश्चन नंबर 16 में चलने से पहले दोस्तों यहां पर देख लीजिए कि हिंदी की इंडिविजुअल क्लास, हिंदी व्याकरण की क्लास, ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, अगर आपकी हिंदी में कहीं पर भी कोई कमजोरी या वीकनेस है, तो इस हिंदी व्याकरण बैच के साथ, व्याकरण बैच के साथ आप नितिन सर के साथ जुड़कर अपनी हिंदी की तैयारी जो आपकी वीक है या कमजोर है उसको बेहतर बना सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस बैच को कंप्लीट किया गया है, तो ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। सभी छात्र शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या सही होगा और क्या गलत होगा। बताइए जल्दी से। सभी देखो सिलोजिज्म का प्रश्न है और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे प्रश्न अगर गलत होंगे तो फिर प्रॉब्लम तो फिर सीधी सी बात है, होनी ही होनी है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा। करा कि सभी छात्र शिक्षक हैं, तो जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शिक्षक हैं। जितने भी छात्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शिक्षक हैं। बना दिया। फिर क्या बोला है, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, कुछ शिक्षक क्या हैं, प्रधानाचार्य हैं, कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, ये बना लिया।
अब आ जाओ निष्कर्ष में। निष्कर्ष, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उपरोक्त कथनों का अनुसरण करता है? कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, ये बात गलत है। सभी प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये भी बात गलत है। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, ये बात सही है। सभी छात्र प्रधानाचार्य हैं, ये भी बात क्या है? गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा ना 16 का तीसरा आएगा, 16 का तीसरा। कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, तो कुछ, अगर कुछ शिक्षक प्रधानाचार्य हैं तो कुछ प्रधानाचार्य भी शिक्षक होंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का तीसरा वाला सही हो जाएगा। बढ़ते चलिए, देखिए, ठीक है, बातचीत ना करके आज क्वेश्चनों को करते चलो फटाफट। संडे स्पेशल क्लास है, तो बस सिर्फ क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए। क्वेश्चन करो और आगे बढ़ो, करो और आगे बढ़ो। कह रहा नीचे दी गए कथनों को पढ़िए। कह रहा कि सभी घोड़े गधे हैं, सभी गधे बंदर हैं और कोई बंदर बाघ नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। सभी घोड़े गधे हैं, तो जितने भी घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं, तो जितने भी घोड़े हैं वो सारे के सारे क्या है? गधे हैं। ये बना लिया हमने, ठीक है। आगे चलते हैं। सभी गधे बंदर हैं, जितने भी गधे हैं वो सारे के सारे क्या है? बंदर हैं। वो सारे के सारे क्या है? बंदर हैं। सभी गधे बंदर हैं, कोई बंदर बाघ नहीं है। तो बंदर को और बाघ को एक दूसरे से क्या करना है? दूर रखना है। बंदर को और बाघ को एक दूसरे से क्या करना है? दूर रखना है, ठीक है। सभी बंदर बाघ हैं, कोई बंदर बाघ नहीं, ये रिलेशन। अब देखो, अगर बंदर का बाघ का रिलेशन है तो गधे का और घोड़े का भी रिलेशन खराब हो जाएगा। ऐसे डायग्राम में होता है। सभी घोड़े बंदर हैं, तो सभी घोड़े बंदर हैं, एब्सोल्युटली बात सही है। जितना भी घोड़ा है सारा का सारा बंदर है। कुछ गधे बाघ हैं, तो कुछ गधे का और बाघ का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ बंदर घोड़े हैं, तो कुछ बंदर घोड़े हैं, बात बिल्कुल सही है। कुछ बंदर गधे हैं, तो कुछ बंदर गधे, ये भी बात क्या सही है। तो पहला तीसरा चौथा सही होगा। तो पहला तीसरा चौथा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का चौथा वाला, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो और बताओ किसका सही जवाब क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 को बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है, सम संख्या पर आने वाले, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को, मतलब 4 के गुणकों को छोड़कर, ये मत भूलिएगा, 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार प्रश्न है और कोशिश करिएगा गलत ना होने पाए। अब देखो, सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को हटाना है। जो 2, 4, 6 आप मतलब जो सम संख्या पर अक्षर आते हैं सबको हटाना है, लेकिन 4 के गुणकों को छोड़कर, जो 4 का 4 या 4 के गुणक में आएगा उसको नहीं हटाना, ठीक है ना। तो चलो, ए ध्यान से समझते चलना। ए, बी को हटाना पड़ेगा क्योंकि सम संख्या पर आता है। सी, डी को ले लीजिए क्योंकि डी की वैल्यू 4 है, 4 का गुणक है। डी के बाद आएगा ई, ई के बाद एफ, एफ को हटा दो क्योंकि सम संख्या पर 6 पर आता है। एफ के बाद जी, जी को एच को ले लो क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई है। एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे को हटा दो, के ले लो, एल को लेना पड़ेगा क्योंकि एल की वैल्यू 12, 4 3 12, 4 का गुणक है। एल के बाद एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा? एन को हटा दो, ओ ले लो, पी को लेना पड़ेगा क्योंकि सम संख्या पर जरूर है लेकिन 4 का गुणक है। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर को हटा दो, आर के बाद एस, एस के बाद टी को लेना पड़ेगा, 4 का गुणक है। टी के बाद यू, वी को हटा दो और यू वी, वी के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड को हटा दो क्योंकि एक्स को हमने क्यों लिया? क्योंकि 4 का गुणक है, 4 छंग 24, ठीक है। अब देखो, कह रहा है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर क्या आएगा? 13वें स्थान पर। इसने ये नहीं बताया कि बाएं से कि दाएं से। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो जैसे मान लो ना बताए तो आपको सदैव प्रारंभ से ही बताना होता है। क्यों? जैसे मान लो अगर एक पंक्ति और एक रैंक की बात करेगा और अगर मैं कह दूं कि आपकी जो है आपका स्थान 13वां है, आपका जो है क्लास में स्थान 13वां है, तो आप क्या समझोगे? अंत से तो बिल्कुल नहीं समझोगे। आप कहां समझोगे? प्रारंभ से ही समझोगे ना। तो इसका मतलब प्रारंभ से ही बात करेगा। तो कह रहा है कि तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्यू है और क्यू कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 18 का तीसरा वाला आएगा।
ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी का गलत नहीं हुआ होगा। तो यहां पर क्यू आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था, 18 का तीसरा वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में किसी भाषा में यदि एक्सटर्नल को इतना लिखा जाता है और पार्टिकल को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में कह रहा है कि एनालिसिस को कैसे कोड किया जाएगा। आपको बताना है कि एनालिसिस को कैसे कोड किया जाएगा। बोलिए, छोटा सा प्रश्न है और कोशिश करिएगा कि गलत बिल्कुल भी ना होने पाए। ठीक है, कोशिश करना है कि गलत ना होने पाए। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे करना है। जैसे मान लो यहाँ पर ई आया, ई का कोड आई है, यहाँ पर ई आया, ई का कोड आई है। जब एक अक्षर का एक कोड फिक्स होगा तो हर जगह फिक्स करेगा, और कोई अक्षर रिपीट हो रहा है वहां से और परफेक्शन ले लो। जैसे यहाँ पर ए आया, ए का कोड क्या है ई, यहाँ पर क्या है ए का कोड क्या है ई, तो मतलब एक अक्षर का एक कोड फिक्स है और वो भी उसके पोजीशन के अनुसार। तो यहाँ पर देखो ए आया, ए का कोड अभी हमने देखा था, ए का कोड क्या था ई, तो यहाँ पर ई आएगा। ई किसमें है, सब में है। ठीक है, इसके बाद एन आया, एन कहाँ है, एन यहाँ पर है। तीसरा अंत से तीसरा क्या है ओ, तो यहाँ पर ओ आएगा। ई ओ किसमें है, सभी में है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर ए आया, ए का कोड क्या है ई है, ई ओ ई, तो ई ओ ई सभी में है, कोई बात नहीं। इसके बाद एल आ गया, एल का कोड देखो, एल यहाँ पर है, एल का कोड क्या है एम, तो यहाँ पर एम आएगा। तो इसके बाद ई ओ ई एम, ई ओ ई एम, ई ओ ई एन हो गया, इसको हटा दो, ई ओ ई एन हो गया। नहीं इसमें तो एम है भाई, इसको नहीं हटाना, सिर्फ तीसरा वाला हटेगा, ई ओ ई एम। ठीक है, तीसरा वाला हटेगा। इसके बाद वाई आ गया, वाई कहाँ है, एक्सटर्नल और पार्टिकल, वाई तो कहीं है ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब जब वाई नहीं है तो एक नया अक्षर के लिए नए कोड का निर्माण करेगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद एस आ गया, एस कहाँ है, एक्सटर्नल को, पार्टिकल को। अब यहां पर देखो ई ओ ई एम आया, उल्टा देख लो भैया, देखो यहां से अगर देखें, अब देखो यहां पर एक सीरीज और समझो, अगर ऐसे नहीं मिल रहा तो एक सीरीज और क्रम समझो। देखो भैया यहां पर जैसे वाबल की बात करें ना, तो ई के बाद अगला वाबल आई आता है ना, ए के बाद अगला वाबल ई आता है, ये भी एक नियम चल रहा है। एक्स के बाद वाई आया, टी के बाद यू आया, है ना, तो यही काम यहाँ भी कर लो। जैसे पी के बाद क्यू आया, ए के बाद अगला वाबल ई आया, तो यहाँ भी करो, ए के बाद ई, एन के बाद ओ, ए के बाद ई, और एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा। वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, तो यहाँ पर आएगा जेड। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा, ये वाई के बाद जेड। एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा, ए ई आई ओ, आई के बाद ओ आएगा, एस के बाद टी आएगा, ये बनेगा बेटा ई ओ ई एम जेड टी ओ टी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई ओ ई एम जेड टी ओ टी, ऑप्शन नंबर चौथा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ पर क्या किया है कि वाबल के बाद अगला वाबल और कॉन्सोनेंट के बाद अगला कॉन्सोनेंट, ये एक सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है इस कोडिंग को समझने का। तो वाबल के बाद अगले वाबल का और कॉन्सोनेंट के बाद अगले कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ई ओ ई एम जेड टी ओ टी, बहुत ही शानदार प्रश्न था, इसने थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जो पहला हमने सोचा वो नियम फेल हो रहा था। काफी हद तक तो मिला, तो लग रहा था सही है, लेकिन लास्ट में पता चला कि मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि हमें दूसरा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, है ना भाई। जब सोच अगर नहीं सही जा रही है तो दूसरा तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना, और कोई रास्ता ही नहीं बचता, इसलिए दूसरा सोचा तो दूसरा नियम हमको समझ में आया, इसलिए 19 का चौथा वाला इससे क्या होगा, सही होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि कैन4 को इतना लिखा जाता है तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। पता है इसका सही जवाब क्या होगा, सी डी ए सी इस प्रकार से बढ़ रहा है ना इसमें, तो चलिए बढ़िया है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें तो बढ़ रहा भैया, इसमें तो बढ़ रहा है। देखो सी से इसमें क्या किया,
तो सी से अगर डी में जाना है तो सी से अगर डी में जाना है तो कितना किया, +1 किया। अगर ए से अगर सी में जाना है, अगर ए से सी में जाना है तो +2 किया, देख पा रहे हो। अगर एम से पी में जाना है तो +3 किया एम से पी में जाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद एच से कितना जाना है, पी, एच से किस में जाएगा, सीधे गायब कर दिया क्या, पी है ना, हाँ। एम से पी, अब पी से किस में जाना है, टी में, तो पी से टी में चलना है। अगर पी से टी में चलना है तो 16 4 20 का होगा। अब इसके बाद एच आएगा ना। अब एच से हमको किस में जाना है, हमको एच से चलना है किस में, एम में, तो यहां पर +5 करेगा तो 8 और 5 13 एम आया। इसके बाद ओ से चलना है यू में, ओ से चलना है किस में, यू में, तो यहां पर कितना होगा 15 6 21। और इसके बाद यहाँ पर आर आया तो यहाँ पर 7 18 7 15 25 वाई ये आएगा। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसीलिए कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझो, इसमें भी वही होगा 20 1 21 18 2 20 15 3 18 21 4 25, सब में वही चल रहा है तो नीचे अप्लाई करो। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, 1 करना है, तो 16 और 1 17 क्यू आएगा, 12 और 2 14, तो यहाँ क्यू आया, 12 2 14 एन आया, यहाँ पर +3 करेंगे, 21 और 3 कितना हो गया 24 एक्स आया, तो क्यू एन एक्स, इसमें क्यू एम एक्स हो गया। इसके बाद आएगा 4 13 4 17 क्यू आएगा, तो क्यू एन एक्स क्यू, क्यू एन एक्स ओ, हटाओ इसको, क्यू एन एक्स क्यू, क्यू एन एक्स ओ, तो तीसरा वाला सही होगा, ठीक है। यहाँ पर +5 करोगे तो 2 और 5 7 जी आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, आया है क्यू के बाद जी। यहाँ पर करोगे 6 तो 6 5 11 के आएगा, और यहाँ पर 18 7 वाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 20 का तीसरा वाला सही जवाब होगा, ठीक है। 20 का तीसरा वाला, ठीक है दोस्तों, 20 का तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन बहुत पर्याप्त हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आप सब देख पा रहे होंगे अच्छे लेवल के प्रश्न थे, तो थोड़ा सा कराने में टाइम लग गया। तो इसी प्रकार से चीजों को लेकर हम सब बढ़ते रहेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार से संडे स्पेशल हम सब जानते हैं कि हमारा जो क्लास होता है वो यूपीएसआई वीडियो की रीजनिंग का टारगेट होता है। तो उसी लेवल के प्रश्न भी मैं आप सबके सामने लेकर जो है, तो उसी लेवल के प्रश्न भी जो है मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं। तो आज जो है 20 क्वेश्चन से ही क्लास को समाप्त करेंगे। और थैंक यू आप सभी को दोस्तों। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बेटा सभी लोग एक बार लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में मंडे को, और मंडे को 12 बजे, और देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू आप सभी को, सभी बच्चों को एक बार फिर से जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू आप सभी को।